अच्छा, ये हमने जो कहानी पढ़ी है ये हमने सीड जर्मिनेशन के एस्पेक्ट से पढ़ी है, ठीक है। ये सीड जर्मिनेशन वाली कहानी क्लियर हो गई कि अमाइलेज चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? हमारे पास जो भी एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च है वो क्या कहते हैं, कन्वर्ट हो ग्लूकोज में, और फिर हमारे पास जो प्लम्यूल और रेडिकल है वो हमारे पास क्या कहते हैं, उस ग्लूकोज को यूज करें रेस्पायर करने के लिए, और उस एनर्जी को यूज करें ग्रो करने के लिए और सेल वॉल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जिब्रेलिन्स रोल इन सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिन का रोल एक्चुअली हमने दो एस्पेक्ट से पढ़ा, जिब्रेलिन्स रोल इन जीन एक्सप्रेशन, एंड वो जीन एक्सप्रेशन वाज एक्चुअली इंटर रिलेटेड विद योर सीड जर्मिनेशन। तो हमने बेसिकली ये अंडरस्टैंड किया हाउ जिब्रेलिन टेक पार्टिसिपेट इन सीड जर्मिनेशन स्लैश जीन एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन्स रोल इन स्टेम इलोंगेशन। ये बहुत छोटा सा सब टॉपिक है, जल्दी से अटेंशन पे करके समझ लोगे जल्दी से क्लास खत्म हो जाएगी, और फिर सब अपनी अपनी सहरी करने जा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास बेसिकली जो इसकी कहानी है वो कहानी कुछ यूं है कि हमारे पास हाइट का क्या होता है। हाइट में या तो आप टॉल होते हो या आप शॉर्ट होते हो, बीच की कोई हाइट एग्जिस्ट नहीं करती। इधर यूर टॉल और यूर शॉर्ट। शॉर्ट को जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स की रिस्पेक्ट से शायद आपको डॉर्फिज्म बुलाया जाए इस कॉन्सेप्ट को। तो या तो प्लांट्स टॉल होंगे या फिर वो डॉर्फ होंगे, ठीक है ना। क्या चीज मुतहर, आर यू अ प्लांट, आर यू अ स्टेम? वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम elongation ओवर हियर नाउ। हमारे पास इधर यूर टॉल और यूर शॉर्ट इफ यूर अ प्लांट, ठीक है। हमारे पास आई थिंक सो टॉल एंड शॉर्ट की बहुत सब्जेक्टिव डेफिनेशंस होती हैं इन ह्यूमंस, सो वहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है काफी ज्यादा। अच्छा जी, हमारे पास yeah, now do you guys understand why do I not keep classes after midnight in Ramadan? अच्छा, हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप का जिब्रेलिन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्टेम इलोंगेशन के लिए, ठीक है। सो हमारे पास वी वुड से वी हैव एन एक्टिव जिब्रेलिन, और दिस एक्टिव जिब्रेलिन वुड पार्टिसिपेट इन स्टेम elongation। वो कैसे करता है पार्टिसिपेट, उसकी वैसे डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है और हम डिटेल में जाएंगे भी नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्टिव जिब्रेलिन है ना, इट वुड स्टिम्युलेट और इट वुड प्रोमोट स्टेम elongation। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास वो एक्टिव जिब्रेलिन आया कहाँ से। नाउ कैन यू गाइस प्रिडिक्ट वेयर इज दिस एक्टिव जिब्रेलिन कम इज कमिंग फ्रॉम? हम स्टेम elongation की बात करें, कॉटलेडन तो सीड के अंदर था, तो हम सीड जर्मिनेशन की दुनिया से बाहर आके अब स्टेम की दुनिया में आ गए हैं। हमारा सीड जो है वो क्या कहते हैं, अम, अब बड़ा हो गया, अब वो एक प्लांट है और हम उसके स्टेम को इलोंगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जिब्रेलिन अपना रोल प्ले कर रहा है। सो बहुत बेसिक सी बात है, ये इनएक्टिव जिब्रेलिन से आया होगा। हाउ यूनिक ऑफ इट। विशाल, अगेन एम्ब्रियो कहाँ पर होता है? एम्ब्रियो होता है, सी आई गॉट यू ऑल ओवर देयर, यू गाइस आर लाइक क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इतनी सिंपल सी बात है, एक्टिव जिब्रेलिन एक इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेट होकर आया होगा। Now, I hope you guys remember it this way. So we have inactive gibberellin and it has to be activated. जब वो activate हो जाता है तो हमारे पास stem elongation को वो stimulate करता है। इस inactive से active की जो conversion होती है उसके लिए एक एंजाइम होती है, एक एंजाइम चाहिए होती है। उस एंजाइम का आई डोंट थिंक सो आप लोगों को नाम पता होना चाहिए, बट मैं सेफ साइड बता रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये यूजुअली क्रॉसेस के फॉर्म में आता है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर, आई कंफर्म दैट या तो कल सुबह या फिर मैं मंडे को क्लास में बता दूंगी। बट उसका एंजाइम मैं सेफ साइड अभी मेंशन कर रही हूँ, इट इज बीटा हाइड्रोक्साइलेज। अच्छा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि हमारे पास जो एक्टिव जिब्रेलिन है वो स्टिमुलेट करता है स्टेम elongation को, लेकिन वो एक्टिव जिब्रेलिन एक इनएक्टिव फॉर्म से आ रहा है, इनएक्टिव जिब्रेलिन से आ रहा है, और इसकी कन्वर्जन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए बीटा हाइड्रोक्साइलेज। यहां तक कोई मसला? या जिब्रेलिन इज बेसिकली अ प्लांट हार्मोन, ठीक है।
तो हमारे पास एब्साइसिक एसिड हो गया, जिबरेलिन हो गया, ये सारे प्लांट हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो ये प्लांट में बन रहा होता है, हार्मोन है, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस से बन रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, इफ इट इज अ लिपिड, आई थिंक इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, बट आई विल कंफर्म दैट इट्स अ हार्मोन। तो ये प्लांट में बन रहा होता है। अच्छा, हमारे पास इनएक्टिव से एक्टिव जाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होती है, बीटा हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है। एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम कहाँ से आती है? एंजाइम को क्या चीज बना रही होती है? हाउ डू वी फॉर्म एन एंजाइम? Okay, I'll repeat my question. We need an enzyme to convert inactive gibberellin into active gibberellin. My question is, how is this enzyme coming? कहाँ से आ रही होती है ये एंजाइम? अगेन बहुत बेसिक, वेरी गुड, जीन से आ रही होती है। सो हमारे पास एक जीन होगी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग दिस एंजाइम। डू यू ऑल एग्री? अगेन बेसिक। अब हमारे पास जो ये जीन है ना, इसकी दो एलील्स होती हैं, ठीक है। दिस जीन हैज टू एलील्स, एक कैपिटल एल स्मॉल ई, एक स्मॉल एल स्मॉल ई। ये कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल है, ठीक है। कैपिटल एल ई जो है, ये जो है हमारी डोमिनेंट एलील है। दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव, ठीक है। द डोमिनेंट एलील codes for a functional enzyme. The recessive allele codes for a non-functional enzyme. Now, can you guys tell me हमारे पास stem elongation डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में ट्रिगर होगी या रिसेसिव एलील की प्रेजेंस में ट्रिगर होगी इस जीन के लिए? द जीन फॉर बीटा hydroxylase, and beta hydroxylase is the enzyme responsible for the conversion of inactive gibberellin into active gibberellin. So my question was कि अगर मेरे पास dominant allele है beta hydroxylase की, which is coding for a functional beta hydroxylase enzyme, उसकी presence में stem elongation stimulate होगी, या फिर recessive allele which is coding for a non-functional beta hydroxylase, उसकी presence में stem elongation trigger होगी? डोमिनेंट की प्रेजेंस में ट्रिगर होगी। तो हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं प्लांट्स के? पॉसिबल जीनोटाइप्स लिखते हैं, तीन होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेटेरोजाइगस। सो कैपिटल एल ई, ना यहाँ पे ना कैपिटल और स्मॉल का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एल के जो कैपिटल और स्मॉल है ना, वो शायद कंफ्यूजिंग हो सकते हैं सी की तरह। तो ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस है, ये हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। दोनों हमारे पास फंक्शनल जीन्स की कॉपीज हैं। ये वाला प्लांट क्या होगा? टॉल होगा। इसके पास एक ऐसी एलील है जो कि फंक्शनल एंजाइम बना रही होगी, फंक्शनल एंजाइम बन रही है, जिबरेलिन एक्टिव हो रहे होंगे, स्टेम एलोंगेशन हो रही होगी, ये भी टॉल होगा। नाउ जो हमारे पास बेचारा रिसेसिव वाला प्लांट है, उसके पास दोनों ऐसी एलील्स हैं विच आर कोडिंग फॉर अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, और वो जो हमारे पास है वो बेचारा शॉर्ट या फिर डॉर्फ रह जाएगा। इसकी स्टेम एलोंगेशन ट्रिगर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास नॉन फंक्शनल बीटा हाइड्रोक्साइलेज बन रही होगी। नॉन फंक्शनल बीटा हाइड्रोक्साइलेज अगर बन रही है तो जिबरेलिन एक्टिवेट नहीं हो रहा, जिबरेलिन एक्टिव नहीं हो रहा, तो हमारे पास स्टेम एलोंगेशन को वो प्रमोट नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स इट दैट यू नीड टू नो फॉर डॉर्फिज्म और जिबरेलिन्स रोल इन स्टेम एलोंगेशन। बस लास्ट वाला होगा ना सिर्फ उसके अंदर द वन हाँ, दैट्स वो गोइंग टू हमारे बी पास होमोजाइगोस शॉर्ट होगा, उसमें स्टेम एलोंगेशन ट्रिगर नहीं होगी, तो वो डॉर्फ रह जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोगों ने क्रॉस किया है दैट दैट आल्सो इट्स गोइंग टू बी बिटवीन ये आपने बताया
यस यस श्योर, मैं भी कर Okay. दूंगी। नहीं मैंने क्रॉसेस नहीं बताया, बट इसके क्रॉसेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमसे ये पूछ सकते हैं कि आपने एक होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट को क्रॉस कर दिया है एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हमारे पास फिनोटाइप क्या होंगे। या वो आपको कह सकते हैं, यानी आपको इन बेसिकली पॉसिबल जीनोटाइप्स तीन हो सकते हैं, Yeah. होमोजाइगस डोमिनेंट, Yes. हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, और वो आपको कोई भी क्रॉस दे सकते हैं। आपको ये जीनोटाइप्स पता होने चाहिए, तो आप स्टेटमेंट से ये फिगर आउट कर लो कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, और उससे फिर आप क्रॉस बना लोगे। ठीक है। Okay, miss. So, like this is a two-letter wala phenotype. या Okay. इसकी जो हमारी एलीज है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू चलिए, लेटर्स। तो एक ये एक एलील है, ये दूसरी एलील है। ठीक है मिस, जज़ाक ठीक है। अल्लाह। ये कभी कभार ऐसे लिखा आता है कि वो लील लिख देता है, बट लील नहीं है ये बेसिकली दो एलील्स है। ओके मिस, जज़ाक Okay. So that's it for tonight's class. And inshallah, I would be seeing you guys on Monday. Allah Hafiz. Take care.